बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ है क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा? जैसे सपोज हम कहते हैं कि भाई मेरे पास है H2 है, ठीक है, और एक ले लेता हूं मेरे पास सपोज NaCl है, ठीक है। तो H2 में H और H ऐसे होगा बॉन्ड, ठीक है, H स्पेरिकल, ये वाला भी स्पेरिकल, तो इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या है? इस एटम के न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से इस एटम के न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऐसे ही आप NaCl बता सकते हैं, NaCl ये Na हो गया, Cl ये हो गया, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अच्छा, आप यहां से यहां तक मेजर करेंगे या फिर यहां से यहां तक मेजर करेंगे, दोनों बॉन्ड लेंथ एक ही आएगी। इसका मतलब है ये इक्वी डिस्टेंस हो गया, दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस होगा। क्लियर? तो पढ़ लेते हैं एक बार। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब दोनों साइड से, इधर से नापेंगे या फिर उधर से बराबर दिखेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? ठीक है, दो एटम के बीच की दूरी इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? ओके, तो बॉन्ड लेंथ तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर एक ही है बेसिकली इसके अंदर, वो है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। ध्यान सुनिएगा, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF है, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr, फिर है HI। क्लियर है? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर? ठीक है, आपको पता है सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा ही होता है, एक ही ऑर्बिट है उसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्लियर है? F पे दो ऑर्बिट होते हैं, 2,7 की कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बेटा, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। और Cl पे एक और ज्यादा ऑर्बिट होता है, इस पे दो ऑर्बिट, इस पे 3 Cl पे, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर इज 17, 2,8,7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। क्लियर? थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये थोड़ा और, मतलब ऊपर से नीचे तक आपने पढ़ा भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो साइज क्या करता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक हर पीरियड में एक एक नया शेल ऐड होता रहता है। क्लियर? तो यहां से यहां तक इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ यहां से यहां तक, इसकी बॉन्ड लेंथ यहां से यहां तक, इसकी बॉन्ड लेंथ यहां से यहां तक। क्लियर? तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, ऐसे लिखते हैं BL, BL मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। तो बताओ बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करी, क्यों करी? क्योंकि एटम का साइज बढ़ गया। क्या कर गया? एटम का साइज बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज करा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो सबसे पहले टूटेगा कौन बेटा? ये वाला, क्योंकि बड़ी बॉन्ड लेंथ जल्दी टूट जाएगी छोटी वाली से, सबसे ज्यादा ये जल्दी टूटेगा। और इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन सा होगा? HI। अगर आप देखेंगे ना बेटा, HF, HCl, HBr और HI में, इन सब में सबसे ज्यादा, चारों के चारों एसिड है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक एसिड होगा वो HI होगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये जल्दी से ही अपने H+ आयन को लूज कर देगा, और जल्दी H+ आयन लूज करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, उससे कम एसिडिक ये होगा, उससे कम एसिडिक ये, सबसे कम एसिडिक होगा ये। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका बॉन्ड लेंथ है। क्लियर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी अप्लाई करते हैं बाहर साइड से। क्लियर? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियस है एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि बाहर से एनर्जी हम डाल रहे हैं, बाहर से एनर्जी डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए। क्लियर है? तो ऑब्वियस है कि भाई वो बॉन्ड एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा तो बॉन्ड के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड फॉर्म अ न्यू एंड फॉर्म टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट। ठीक है, तो तोड़ देगा तो भाई एटम बन जाएंगे, या फिर कोई अलग कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स की टर्म में टूट जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड टूटने के बाद एटम बनेंगे या मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ईच विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द ओरिजिनल शेयर्ड पेयर, thus a very stable bond has a large bond dissociation energy, bond dissociation energy। clear?
मोर एनर्जी मस्ट बी एडेड टू क्लेव। मतलब कहने का है अगर बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। दो बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे सपोज कहते हैं कि ये H और H के बीच में एक बॉन्ड है तो इसमें मैंने 50 जूल एनर्जी डाली तोड़ने के लिए। अब मेरे पास O और O के बीच में डबल बॉन्ड मिल गया तो 50 जूल में ही थोड़ा ना टूट जाएंगे वो दोनों बॉन्ड, उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो H2 है वो कम स्टेबल है किससे, O2 से। क्लियर है, क्योंकि O2 में दो बॉन्ड है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता रहता है कंपाउंड। क्लियर है बेटा। तो इसके अंदर हम देखिए सपोज कहता हूं बेटा मैं, देखिए ये सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस। आपको डाटा याद नहीं रखना बेटा, किसकी कितनी एनर्जी है आपको डाटा बिल्कुल याद नहीं रखना। क्लियर है, बिल्कुल भी। यहां ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन गैस है। क्या है बेटा, ऑक्सीजन गैस। यहां पे है मेरे पास नाइट्रोजन गैस। क्या है बेटा, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। ये हो गया H2 तो H बॉन्ड H, O2। क्लियर है। और ये हो गया मेरे पास N। क्लियर, ठीक। तो आपको दिख रहा है यहां पे सपोज कहता हूं मैं कि भाई मैंने 50 जूल डाल दिया तोड़ने के लिए एनर्जी बाहर से, ठीक है, तो यहां पे मुझे डालनी पड़ेगी मोर देन 50 जूल। क्लियर, मोर देन 50 जूल। क्लियर है। और यहां पे इससे भी ज्यादा, सपोज यहां मोर देन 50 जूल इज 75 जूल डाल दी, सपोज कहते हैं। मैं कोई एक्यूरेट डाटा नहीं बता रहा ना, मुझे डिजिट वैल्यू याद है। क्लियर है, ठीक है। और लेकिन यहां पे मुझे डालनी पड़ेगी तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर देन 75 जूल। ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि भाई जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है। डाटा आपको याद नहीं करना, डाटा हमेशा आपको गिवन दिया जाएगा। क्लियर है बेटा। और ये जो चीज है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में भी पढ़नी है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में पढ़नी है। बट डिफरेंस ये होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बता रखा है इसके अंदर कि भाई आप एनर्जी डाल रहे हो बस तोड़ने के लिए ही, ठीक है। लेकिन जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे बॉन्ड एंथैल्पी तो उस टर्म बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ये अंतर होता है कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को बनाने के लिए, दोनों के लिए यूज होती है। अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए है तो उस टाइम हमें एंडोथर्मिक होता है, बॉन्ड बनाने के लिए है तो एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर, ये उस टाइम आप पढ़ लेंगे। क्लियर, ये डिफरेंस है। क्लियर है बेटा। तो डेफिनेशन ये हो गया, कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस पे इफेक्ट करेंगे, वो भी देख लेते हैं बेटा जी, ठीक है। तो पहला फैक्टर है बेटा आपका इसके अंदर साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम पहला लिख लीजिए, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज। जैसे मेरे पास है HF, मेरे पास है HCl, मेरे पास है HBr, मेरे पास है HI। क्या है, HI। ये सारे के सारे एसिड है बेटा। ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, या फिर इसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर, ओके। इसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो सब में H H S तो है ही, और H के पास एक ही ऑर्बिट होता है, वो भी पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व, उसके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी पहले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। तो इसको बना लेते हैं छोटू सा बेटा, छोटू सा। सबके पास H जो है वो छोटू से है, ठीक है बेटा जी, छोटू से। ये हो गया। अच्छा, फ्लोरीन के पास दो ऑर्बिट होते हैं क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7 की है। क्लोरीन पे 3 ऑर्बिट होते हैं, 2,8,7 की कॉन्फ़िगरेशन है। ब्रोमीन पे 4 ऑर्बिट होते हैं, आयोडीन पे 5 होते हैं। क्लियर है। तो मतलब सब पे एक एक ऑर्बिट बढ़ रहा है तो F से लेके I तक साइज भी बढ़ रहा होगा। क्लियर बेटा जी, साइज बढ़ रहा होगा। तो इसका साइज ये ले लेते हैं F का, और F से Cl का और बड़ा होगा, Cl से Br का और बड़ा होगा, एंड Br से I का और बड़ा होगा। क्लियर है बेटा। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, H के न्यूक्लियस से F के न्यूक्लियस तक की दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ऐसे ही इसमें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहां से यहां तक मूव करते करते आप ये चेक कर रहे हैं कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ हैलोजन या फिर 17th ग्रुप एलिमेंट, ये जो F, Cl, Br और I है ये 17th ग्रुप एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। क्लियर। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है बेटा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस,
साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी, बॉन्ड लेंथ, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी, इसके सेंटर से, ठीक है, यहां ये वाली बॉन्ड लेंथ है, क्लियर? ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, बड़ी लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी अप्लाई करोगे कि छोटी लकड़ी को तोड़ने में? ऑब्वियसली बड़ी लकड़ी को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, और फिर जितनी लकड़ी छोटी होती रहेगी उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब है यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ छोटा है इसमें ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है तो इससे कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी, बॉन्ड, ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन है, या फिर आप बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द BDE। BDE क्या है यहाँ पे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लियर है? तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, साइज बढ़ने के बाद बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, क्लियर है? तो ये फैक्टर है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? साइज ऑफ एटम, क्लियर? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, क्लियर है? ये नोट कर लीजिए। अब सेकंड फैक्टर है आपका सेकंड फैक्टर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट में बॉन्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। जैसे सपोज कहता हूं भाई कि मेरे पास है यहाँ पे H2 है, यहाँ मेरे पास O2 है, यहाँ मेरे पास N2 है, क्लियर? N और N के बीच में यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और O के बीच में यहाँ पे 2 बॉन्ड है, H और H के बीच में यहाँ पे 1 बॉन्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली आपका क्या होता है? दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं वो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो H और H के बीच में यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, क्लियर? ओके, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर ये क्या कर रहा है? इंक्रीज। ऊपर एरो डाला है मतलब इंक्रीज, क्लियर? अच्छा, अब इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पे कि यहाँ पे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है किसी 2 बॉन्ड वाले से, और 2 बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है 1 बॉन्ड वाले से। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो BDE मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BDE, क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, क्लियर? देखिए, bond order is the number of chemical bond between a pair of atom and indicates the stability of bond. For example, in diatomic nitrogen, जो आपका नाइट्रोजन है N और N 1 2 3, ठीक है, क्लियर? तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3 क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3, क्लियर? फिर यहां बोल रखा है आपका एसिटिलाइन है, ये आपका नाइट्रोजन गैस हो गया बेटा, ऊपर वाला नाइट्रोजन गैस। दूसरा है आपका इथाइन, क्या है बेटा? इथाइन, जिसको हम ये भी बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे अगर देखेंगे इस C और H के बीच में एक ही बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इस C और H के बीच में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। यहां पे C और C के बीच में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3 यहां पे, क्लियर? ऐसे ही आप O2 में देख सकते हैं बेटा, और O के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2, H2
H और H के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 1। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे वो बॉन्ड कहलाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? अच्छा, जितने अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता रहता है। नेचर में उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, नेचर में उसके अंदर एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ में आपका एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसमें सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है ये वाली। क्यों? क्योंकि भाई इसकी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर है 3। क्लियर? उससे कम कौन सी है? 3। समझ आया? नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है, उससे कम है आपकी O2। क्लियर? क्योंकि उसमें 2 बॉन्ड है, और सबसे कम H2। क्लियर? ओके, इन तीनों के उसमें हम अगर कॉन्सेप्ट पे देखें तो क्लियर है। तो इसमें और कुछ फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस किस फैक्टर्स पे अफेक्ट होगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड ऑर्डर। पहले का नाम है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड है, उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बाहर से एनर्जी मैं लगाऊंगा उस एनर्जी को बोलूंगा मैं क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डेफिनेशन की टर्म में द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। एक मोल, दो एटम के बीच में जो एक मोल बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हालांकि इससे पहले जो भी लेक्चर है उसमें ये डल चुका है। क्लियर? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली क्या? बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है? अच्छा, यहां देखते हैं बेटा, यहां N2 है मेरे पास, ये O2 है मेरे पास, ये मेरे पास है H2 ले लेते हैं। ठीक है? तो ये ऐसे पाया जाएगा बेटा, ये ऐसे पाया जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है बेटा कि यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर, एंड कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। सॉरी, गलत कह रहा हूं मैं, यहां से घट रही है, डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी यहां पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि बेटा 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि 2 बॉन्ड को कि 1 बॉन्ड को? ऑब्वियसली 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। जितना आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी क्या हो रही है? यहां से यहां तक डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? डिक्रीजेस लिखा है। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। क्लियर है? बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो पहला फैक्टर तो यही है बेटा। क्लियर? ओके, दूसरा फैक्टर देखते हैं बेटा, और इसका लास्ट फैक्टर हो गई। दूसरा फैक्टर है आपका सेकंड, बॉन्ड लेंथ। तो हम बात करते हैं, सपोज मेरे पास आप लोगों ने 10th क्लास में एल्कीन और एल्काइन तो पक्का श्योरली पढ़ा होगा। एल्कीन और एल्काइन पक्का पढ़ा होगा। तो मैं यहां पे लेता हूं बेटा, मेरे पास है इथेन, ठीक है, ये मेरे पास है इथीन, ये मेरे पास है इथाइन। क्लियर? तो सबका फॉर्मूला स्ट्रक्चर ही बनाता हूं मैं। देखिए सी यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? हम बात करेंगे यहां पे बेटा इसकी
ठीक है, क्योंकि C और H में तो हर जगह पे सिंगल ही बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे C में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे C में डबल है, यहाँ पे C में ट्रिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे मैं कहूं कि भाई ये C है और ये C है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सपोज कहते हैं अभी इतनी है, ठीक है। अब C और C के बीच में अभी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है। अब मैं कहता हूं कि भाई C और C के बीच में मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी होगी और एक और बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी इस पे अटैच हो जाएगी, नहीं बेटा। बॉन्ड जो होता है अगर सिंगल से डबल बनेगा तो इसी में से टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है, समझ गए। मतलब आप कह रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ना है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसी में से टूट के उसमें फॉर्म हो जाती है। क्लियर। तो आप समझ रहे हो बेटा कि यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है। इंक्रीज लिखा हुआ है, ये इंक्रीज लिखा है बेटा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होगी बेटा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। क्या होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। परफेक्ट है। तो ये पूरा का पूरा आपका फैक्टर अफेक्टिंग थे और आपके जो डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट था पूरा बॉन्ड ऑर्डर का। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बॉन्ड एंगल किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्ड होता है, उसी को बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, आपके पास ये सपोज एक कंपाउंड है MgCl2 अगर नेचर में दिखेगा तो आपका इस तरीके से दिखता है। तो कंपाउंड है आपका MgCl2 के अंदर ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड, दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल पाया जाएगा उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल, और ये इसके अंदर होता है 180 डिग्री का। क्लियर। वैसे ही आपका एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो MgCl2 ऐसा होता है और इसमें जो एंगल पाया जाता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का। क्लियर, ठीक। तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल पाया जाएगा उसे बोलते हैं आप क्या, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इन ए कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, इन ए मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल पाया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या, बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। क्लियर। जैसे आपने देखा ये MgCl2 के अंदर, एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये है आपके पास BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। ये आपका Be हो गया, ये Cl, ये Cl, इन दोनों के बीच में भी 180 डिग्री होता है भाई, ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड पेयर के बीच में ही बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में नहीं पाया जाएगा और लोन पेयर के बीच में भी बॉन्ड एंगल नहीं पाया जाता। क्लियर। एक और देखते हैं। जैसे सपोज लिया मैंने BF3, इसका नाम है बेरिलियम डाइक्लोराइड, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये एंगल होता है इसका 120 डिग्री। एक्चुअल में BF3 इस तरीके से आपको दिखता है। इसके बाद एक और ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं बेटा NH3, अमोनिया। NH3 इस तरीके से दिखेगा आपका, ये। क्लियर। तो जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा, ये होगा, या फिर इसके और इसके बीच में जो होगा वो भी क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल होगा। ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर, इसके बीच में आप कभी भी बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते। क्लियर ना। तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। क्लियर, बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल को अल्टर करेंगे या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बेटा टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए पहले। एंगल्स बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इन ए मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड कॉल्ड
बॉन्ड एंगल, ये समझे, ये समझे, ये समझे, ये समझे आप, क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग। दो बेसिकली इसके अंदर फैक्टर हम ऐड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल या फिर सराउंडिंग या सराउंडेड एटम, ठीक है। एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से बॉन्ड एंगल को वैरी कराएगी। सबसे पहले आप इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, वो है हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के जोड़े। अब इलेक्ट्रॉन के जोड़े ना कंपाउंड के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, एक होता है आपका लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? लोन पेयर। क्लियर ना? ठीक, तो इसको, इस वर्ड को याद रखिएगा आप लोग। तो इसी तरीके से हम यहां पे एक रिपल्शन ऑर्डर को देख लेते हैं, ठीक है। रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, क्योंकि लोन पेयर आपका नॉन बॉन्डिंग है, दूसरा लोन पेयर भी नॉन बॉन्डिंग है। तो नॉन बॉन्डिंग है मतलब दो एटम के बीच में वो बैठा नहीं हुआ, तो वो फ्री है, इसका मतलब वो रिपल्शन ज्यादा करे। क्या करेगा? रिपल्शन ज्यादा। तो लोन पेयर सॉरी लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है आपका बॉन्ड पेयर के बीच में। क्लियर ना? इस ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा। एलपी इज लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। आप ऐसे समझिए कि भाई लोन पेयर ना एक ऐसा बच्चा है जो बहुत शैतान है, और एक बॉन्ड पेयर एक ऐसा बच्चा है जो बहुत शरीफ सा है, ठीक है। तो दो शैतान बच्चे ज्यादा लड़ाई करेंगे, ये ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो बहुत शैतान बच्चे टाइप में है। तो दो लोन पेयर को अगर आप रख देंगे तो बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे एक शैतान बच्चे को एक शरीफ बच्चे को रख देंगे तो लड़ाई कम होगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो करेगा ही नहीं, यही करेगा। और यहाँ पे दोनों शरीफ है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रिपल्शन या फिर जो लड़ाई है, झगड़ा होगा, वो कम होगा। क्लियर? रिपल्शन इज लाइक अ झगड़ा यहाँ पे। क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी ऑर्डर को लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम, या फिर, ठीक है, ये फैक्टर है। पहला देखिए इसके अंदर हमारे पास एक है अमोनिया। क्या है बेटा जी? अमोनिया, जिसका नाम फॉर्मूला होता है NH3। दूसरा है आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हो गया NF3। दोनों देखने में एक जैसे ही होंगे बेटा, दोनों देखने में एक जैसे ही होंगे। कैसे होते हैं? NH इस तरीके से, ठीक है, ये NH3 और NF3, बस H को हटाए क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? F। क्लियर? F। क्लियर बेटा? ठीक, परफेक्ट है। अब यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई इसका ना एक्चुअल शेप कैसा होता है। देखिए ये आपका NH3 है, ठीक है। हम अगर यहां पे बात करें बेटा, तो दूसरा कलर ले लेते पहले। देखिए ये है आपके पास NH, ये आपके पास NH बॉन्ड। मैं इन दोनों को टारगेट करूंगा, इसको और इसमें भी यही वाले बॉन्ड को, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल होगा उसको चेक करूंगा, भाई किसका ज्यादा है, किसका कम है, और किस वजह से, और वजह मिलेगी आपको सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे N है और H है।
N और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? सबने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया, N की ज्यादा होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा भाई? N खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। सेम है यहां भी, ये खींच के अपने पास ले आएगा इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन थे ना भाई N और H के बीच में, एक था H का एक था N का, तभी तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। बिल्कुल सेम है यहाँ पे सॉरी। अब यहाँ पे देखिए N और F के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? F की ज्यादा है। तो F इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल करके यहां ले आएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सेम ये वाला है ना बेटा? परफेक्ट। क्लियर है बेटा? परफेक्ट ना? ओके। अब मुझे बताइए बेटा कि नाइट्रोजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होगा कि इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होगा? बताइए। यहां ज्यादा रिपल्शन है इसमें कि इसमें ज्यादा रिपल्शन है? इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे पास पास में है। क्लियर? तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो बढ़ जाएगा। समझ आया? जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां पे कम रिपल्शन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्लियर? तो बॉन्ड एंगल बात करें हम कि भाई NH3 में ज्यादा होगा कि NF3 में ज्यादा होगा, वो होगा आपका NH3 के अंदर। क्लियर? तो इसको याद रखिएगा बेटा। अच्छा, ये किस वजह से आया इसको याद रखिए। एक मिनट आपने देखा भाई कि यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पे सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है? तो सेंट्रल आपने देखा भाई, जिस साइड सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जिस जगह पे सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा। इसको हमेशा, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? दिख रहा है ना बेटा? तो यहां पे इसको नोट बना के याद रखिएगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द En ऑफ सेंट्रल एटम। En ऑफ सेंट्रल एटम। क्लियर है? सेंट्रल एटम। क्लियर? दूसरा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द En ऑफ सराउंडिंग एटम। En ऑफ, यहां लिख लीजिएगा सराउंडिंग एटम। क्या लिख लेंगे? सराउंडिंग एटम। क्लियर है? अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, सेंट्रल की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और कोई भी इसका रीजन नहीं। क्लियर है? परफेक्ट। तो पहला फैक्टर था आपका बॉन्ड एंगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? सेंट्रल एटम की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सराउंडिंग की ज्यादा होगी तो कम होगा। क्लियर? परफेक्ट। इजी है बहुत ज्यादा। क्लियर ना? अच्छा, इसके अंदर, इस वाले के अंदर हमने ये वाला फैक्टर तो इंक्लूड नहीं करा, लेकिन अब जो नेक्स्ट वाला करेंगे उसके अंदर करेंगे हम। ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए बेटा जी फर्स्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड है बेटा इसका फैक्टर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एलिमेंट कह सकते हैं इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट पे, अगर एक एटम के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट पे अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे या कम होंगे तो उससे बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, वो हमें चेक करना है अभी। तो यहाँ पे 3 कंपाउंड का कंपैरिजन लूंगा और यही ज्यादा पूछा जाता है, चाहे आप नीट में लिखिए या फिर आप जेई में देखिए या फिर बोर्ड में देखिए, इस कॉन्सेप्ट से आप सारा समझ जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले लेके चलते हैं बेटा हम पानी ले लेते हैं, वाटर। दूसरा ले लेते हैं अमोनिया NH3। क्लियर है? फिर लेते हैं हमारा मीथेन। ये है आपका मीथेन बेटा। क्या है? मीथेन। दिस इज अमोनिया। अमोनिया ये है आपका वाटर। ठीक है? इनके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका दिखता है कुछ इस तरीके से। आपको पता है कि H2O में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो O है। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है भाई? 2 बॉन्ड बना रहा है। बच्चे कितने? 4 के 2 लोन पेयर। ठीक है? यहां पे NH3 है, NH3 में N जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है। ठीक है? अच्छा, बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा, 3 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? बच्चे कितने? 2 तो 1 लोन पेयर। क्लियर है? कार्बन है सेंट्रल एलिमेंट, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और बॉन्ड कितने बना रहा है? 4, तो इस पे एक भी लोन पेयर बोलिए नहीं है। परफेक्ट है बेटा। तो आप देख रहे हैं जो पानी है, पानी के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 है और CH4 पे 1 भी नहीं है। तो यहां से यहां मूव कर रहे हैं हम जब, तो हम देख रहे हैं भाई कि यहां से यहां जब मूव करते टाइम लोन पेयर कम हो रहे हैं।
लोन पेयर कम हो रहे हैं। तो यहां से हम अपना दिमाग देख लेंगे, ठीक है। हम कौन से बॉन्ड एंगल की बात करेंगे एक ही बार देख लेते हैं, इसी ऐसे वाले। तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें ये वाला देखेंगे, इसमें ये वाला, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ साहब, निशान लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें ये वाला चेक करेंगे बेटा, इसमें ये वाला चेक करेंगे, इसमें ये, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टाइप में भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये और ये क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब आपको पता है रिपल्शन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है बेटा। तो ये लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ये पहले तो यहां पे था और रिपल्शन के बाद कहां दिखने लगेगा, यहां पे। मतलब ये किसके पास जाएगा, रिपल्शन, ये रिपल्शन होने के बाद टिल्ड हो जाएगा ऐसे, हाँ कि ना, टिल्ड होने के बाद ये किसके पास जाएगा, इस बॉन्ड पेयर के पास आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसके पास आ गया तो अब यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। क्लियर। और ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा। तो ये जो रिपल्शन होगा इसको क्या कर देगा, चिपका देगा। ठीक है, समझ आया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्ड एंगल दिखेगा कुछ, ठीक है। अब वो ज्यादा होगा या कम होगा आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा भाई कि लोन पेयर रिपल्शन है, क्या यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन है, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे पहले ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर। क्लियर। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन है, तो रिपल्शन से जो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। क्लियर है। ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए भाई कि अगर किसी भी कंपाउंड में दोनों की जब ज्योमेट्री सेम है, क्योंकि देखने में तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों अगर ज्योमेट्री में देखें, ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल दिखते हैं। ये आप इसी चैप्टर के अंदर VSCPR थ्योरी है, वेस्टबर्ग थ्योरी, उसमें पढ़ लेंगे। टेट्राहेड्रल और शेप वाइज इसका शेप है आपका बेंट शेप इसका, ठीक है। इसका देखेंगे तो पिरामिडल है, पिरामिडल, और इसका देखेंगे तो इसका तो टेट्राहेड्रल ही है शेप। ये आप क्यों होता है, कैसा होता है, ये सारा का सारा पढ़ लेंगे। क्लियर है। तो ये ज्योमेट्री सबकी सेम है बेटा। क्या नाम है उसका, पिरामिडल। क्या है, पिरामिडल। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा बेटा, समझ आ गया। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, पहले वाला। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट में, ये एमसीक्यूज में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा। पहले वाले में आपका अगर सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर। सराउंडिंग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। और दूसरे फैक्टर इसमें आएंगे तो जितना अगर एक ही तरीके की शेप दिखने में सारे एक जैसी चेक करेंगे, देखिए तो सारे एक जैसी देखने में, क्योंकि सबकी ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर है, इसमें उससे कम है, इससे कम है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे वहां लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन होगा। तो हमें लोन पेयर में तो बॉन्ड एंगल देखना ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल होता ही बॉन्ड पेयर में। तो ये हो जाएगा मिनिमाइज। क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, इसका। आपको समझ आ गया है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल था। क्लियर। इसके अंदर डेफिनेशन, एग्जांपल, फैक्टर, अफेक्टिंग, इन सबको याद रखिए। क्लियर। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर। और ये चश्मा मैंने ऐसे नहीं लगा रखा, मुझे हो रखा है आई फ्लू। टेक केयर बेटा जी।